अध्याय 21। तीन भाइयों की कहानी। हैरी ने रॉन और हर्माइनी की तरफ देखा। हैरी की तरह वे दोनों भी ज़ेनोफिलियस की बात का मतलब नहीं समझ पाए थे। मौत के तोहफे? सही कहा, ज़ेनोफिलियस ने कहा। तुमने उनके बारे में नहीं सुना? इससे मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। बहुत कम जादूगर इसमें यकीन करते हैं। तुमने अपने भाई की शादी में उस बददिमाग युवक को देखा था? उन्होंने रॉन की तरफ सिर हिलाया, जिसने मुझ पर यह आरोप लगाया था कि मैं एक कुख्यात शैतानी जादूगर का प्रतीक पहने हूँ। वह कितना अज्ञानी था। मौत के तोहफे शैतानी चीज नहीं है, कम से कम सामान्य तौर पर तो नहीं। आप इस प्रतीक को सिर्फ इसलिए पहनते हैं ताकि दूसरे विश्वास करने वाले लोग आपको पहचान लें और उनकी खोज में आपकी मदद करें। उन्होंने अपने गड्ढे रूट के रस को थोड़ी शक्कर डालकर उसे पिया। माफ कीजिए, हैरी ने कहा। मैं अब भी कुछ नहीं समझ पाया। विनम्र दिखने के लिए उसने भी अपने कप से एक घूंट पिया। तत्काल उसका गला रूंध गया। रस बहुत ही बुरा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मलीदे की हर स्वाद वाली टॉफी का घोल तैयार कर दिया हो। देखो, जो लोग मौत के तोहफों में विश्वास करते हैं वे उनकी खोज करते हैं। जेनोफिलियस ने गर्डी रूट के रस को चटकारे लेते हुए पिया और अपने होंठ चाटे। लेकिन मौत के तोहफे आखिर है क्या? हरमाइनी ने पूछा। जेनोफिलियस ने अपना खाली कप एक तरफ रख दिया। मुझे लगता है तुम लोगों ने तीन भाइयों की कहानी जरूर सुनी होगी, हैरी ने कहा। नहीं, जबकि रॉन और हरमाइनी दोनों ने हाँ कर दिया। जेनोफिलियस ने गंभीरता से सिर हिलाया। देखो मिस्टर पॉटर, सारी बात तीन भाइयों की कहानी से शुरू होती है। मेरे पास कहीं पर वह किताब है। उन्होंने कमरे में चंपत्रों और पुस्तकों के अस्त व्यस्त ढेरों पर एक उड़ती नजर डाली, लेकिन तभी हरमाइनी बोल पड़ी। मेरे पास वह किताब है मिस्टर लवगुड, यही है। उसने अपने छोटे बैग में से बीडल की कहानियां बाहर निकाली। मूल प्रति? जेनोफिलियस ने तीखे अंदाज में पूछा और हरमाइनी के सिर हिलाने पर बोले, तो फिर ठीक है, इसे जोर से पढ़ो ताकि हम सभी अच्छी तरह समझ जाएं। ठीक है, हरमाइनी घबराते हुए बोली। उसने पुस्तक खोली। हैरी ने देखा, पन्ने के सबसे ऊपर वही प्रतीक बना था जिसका मतलब वे जानना चाहते थे। हल्के से खंखाने के बाद हरमाइनी पढ़ने लगी। एक बार की बात है, तीन भाई शाम के समय वीरान घुमावदार सड़क पर यात्रा कर रहे थे। हमारी मम्मी ने तो हमें बताया था आधी रात को, रॉन ने कहा, जिसने सुनते समय अपने सिर के पीछे हाथ रख लिए थे। हरमाइनी उसकी तरफ चिढ़कर देखने लगी। माफ करना, मुझे लगा था आधी रात होती तो ज्यादा डर लगता, रॉन बोला। हाँ, क्योंकि हमारी जिंदगी में तो डर की बहुत कमी है। हैरी यह कहने से खुद को रोक नहीं पाया। जेनोफिलियस उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, बल्कि खिड़की के बाहर के आसमान को ताक रहे थे। आगे पढ़ो हरमाइनी। तीनों भाई एक नदी के किनारे पर पहुंचे। नदी इतनी गहरी थी कि वे इसे चलकर पार नहीं कर सकते थे और तैरकर पार करना भी बहुत ही खतरनाक था। बहरहाल ये तीनों भाई जादू में माहिर थे। उन्होंने अपनी छड़ियां लहराकर खतरनाक दिख रही नदी पर पुल बना दिया। वे उस पर आधी दूरी पर ही पहुंचे थे कि एक नकाबपोश आकृति ने उनका रास्ता रोक लिया और मौत उनसे बातचीत करने लगी। क्या कहा? हैरी बीच में बोला। मौत उनसे बातचीत करने लगी? यह कहानी है हैरी। माफ करना, आगे पढ़ो। और मौत उनसे बातचीत करने लगी। वह नाराज थी कि उसके तीन नए शिकार उसके चंगुल से बच कर जा रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर यात्री उस नदी को पार करते समय डूब जाते थे। लेकिन मौत बड़ी चालाक थी। उसने तीनों भाइयों की जादुई निपुणता पर उन्हें बधाई दी। वह बोली कि चूंकि उन्होंने अपनी चतुराई से उसे हरा दिया है, इसलिए वह उन्हें एक एक पुरस्कार देना चाहती है। सबसे बड़ा भाई लड़ाकू प्रवृत्ति का था। उसने मौत से दुनिया की सबसे ताकतवर छड़ी मांगी, ऐसी छड़ी जो इसके मालिक को द्वंद्व युद्ध में हमेशा जिताए, जो मौत को हराने वाले जादूगर के काबिल हो। यह सुनकर मौत नदी किनारे लगे एल्डर वृक्ष तक गई और उसने उसकी एक शाखा तोड़कर अजय छड़ी बनाई तथा सबसे बड़े भाई को दे दी। दूसरा भाई घमंडी था। उसने मौत को थोड़ा ज्यादा अपमानित करने का फैसला किया। उसने कहा कि उसे मुर्दा लोगों को इस दुनिया में वापस बुलाने की शक्ति चाहिए। मौत ने नदी के किनारे से एक पत्थर उठाकर दूसरे भाई को दे दिया और कहा, इस पत्थर में मरे हुए लोगों को वापस बुलाने की शक्ति है। इसके बाद मौत ने तीसरे और सबसे छोटे भाई से पूछा कि उसे क्या चाहिए। यह भाई तीनों में सबसे विनम्र और समझदार था। उसे मौत पर जरा भी भरोसा नहीं था। उसने कहा कि उसे ऐसी चीज चाहिए जिसकी बदौलत वो वहां से इस तरह जा सके ताकि मौत उसका पीछा न कर पाए।
बड़ी अनिच्छा से मौत ने उसे अपना अदृश्य चोगा दे दिया। मौत के पास अदृश्य चोगा है? हैरी एक बार फिर बीच में बोल पड़ा, ताकि वो चुपके से लोगों के पास आ सके। रॉन ने कहा, कई बार वो उनकी तरफ दौड़ने, बाहें फैलाने और चीखने से बोर हो जाती होगी। माफ करना हरमाइनी। और फिर मौत एक तरफ हट गई और तीनों भाइयों को अपने रास्ते आगे जाने दिया। चलते चलते वे तीनों भाई इस रोमांचक अद्भुत घटना के बारे में बातें करते जा रहे थे और मौत के तोहफों का गुणगान कर रहे थे। समय के साथ तीनों भाई अलग हो गए और अपनी अपनी दिशा में चले गए। सबसे बड़ा भाई हफ्ते भर की यात्रा के बाद एक गांव में पहुंचा। वहां उसने उस जादूगर को ढूंढा जिससे उसकी पुरानी दुश्मनी थी। जाहिर है, जब हथियार के रूप में अजय छड़ी उसके पास थी, तो दुश्मन जादूगर से हुए द्वंद्व युद्ध में वो कैसे नहीं जीतता। अपने दुश्मन को जमीन पर मरा हुआ छोड़कर सबसे बड़ा भाई एक शराब खाने में जाकर शराब पीने लगा, जहां उसने चिल्ला चिल्लाकर अपनी शक्तिशाली छड़ी की डींग हाकी। वह जोर जोर से सबको बता रहा था कि यह छड़ी मौत का दिया तोहफा है और इससे वह अजय बन गया है। उसी रात को सबसे बड़े भाई के कमरे में एक जादूगर चुपके से घुस आया। बड़ा भाई शराब के नशे में धुत होकर बिस्तर पर सोया था। चोर ने उसकी छड़ी चुरा ली और एहतियात के तौर पर उसका गला भी काट दिया। इस तरह मौत ने पहले भाई को हरा दिया। इसी दौरान दूसरा भाई यात्रा करके अपने घर पहुंचा। वहां वह अकेला रहता था। यहाँ उसने उस पत्थर को बाहर निकाला जिसमें मरे हुए लोगों को वापस बुलाने की शक्ति थी। उसने उस पत्थर को 3 बार अपने हाथ में घुमाया। उसे हैरानी और खुशी हुई कि उसकी मरी हुई प्रेमिका, जिससे वो शादी करना चाहता था, तत्काल उसके सामने प्रकट हो गई। बहरहाल प्रेमिका दुखी और भावहीन थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच कोई पर्दा हो और उसके कारण वह दूर हो। हालांकि वो इस दुनिया में लौट जरूर आई थी, लेकिन दरअसल वह यहाँ की नहीं थी, इसलिए उसे बहुत कष्ट हो रहा था। अंत में अपनी हताशा भरी हसरत से दूसरा भाई पागल हो गया और उसने अपनी प्रेमिका के पास सचमुच पहुंचने के लिए आत्महत्या कर ली। इस तरह मौत ने दूसरे भाई को भी हरा दिया। फिर मौत तीसरे भाई की कई साल तक तलाश करती रही, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिला। जब सबसे छोटा भाई बहुत बूढ़ा हो गया, तब जाकर उसने अपना अदृश्य चोगा उतारा और अपने बेटे को दे दिया। फिर उसने मौत का स्वागत किसी पुराने दोस्त की तरह किया और उसके साथ खुशी खुशी बराबर वालों की तरह इस दुनिया को छोड़कर चला गया। हरमाइनी ने पुस्तक बंद कर दी। जेनोफिलियस को एक दो पल बाद एहसास हुआ कि उसने पढ़ना बंद कर दिया था। उन्होंने खिड़की से निगाह हटाई और बोले, तो यह मामला है क्या? हरमाइनी ने दुविधा में कहा। मौत के तोहफे यही हैं, जेनोफिलियस ने कहा। उन्होंने अपनी कोहनी के पास वाली भरी टेबल से एक कलम उठाई और पुस्तक के बीच से एक फटा हुआ चंपत्र खींचा। अजय छड़ी। उन्होंने चंपत्र पर ऊपर से नीचे तक सीधी लकीर खींचते हुए कहा। पुनर्जीवन पत्थर। उन्होंने उस लकीर के ऊपर एक गोला जोड़ दिया। अदृश्य चोगा। उन्होंने लकीर और गोले को त्रिकोण के अंदर रख दिया। इससे वह प्रतीक बन गया जो हरमाइनी को इतना परेशान कर रहा था। फिर वे बोले, इन्हीं तीनों को मौत के तोहफे कहते हैं। लेकिन कहानी में तो मौत के तोहफों का कोई जिक्र ही नहीं है, हरमाइनी बोली। जाहिर है नहीं है, जेनेफिलियस ने गर्व से कहा, जिससे हरमाइनी पगला गई। यह बच्चों की कहानी है। यह सिखाने के बजाय मनोरंजन करने के लिए लिखी गई है। हम में से जो लोग इस मामलों को समझते हैं वे जानते हैं कि यह प्राचीन कहानी 3 वस्तुओं या तोहफों की तरफ इशारा करती है, जिन्हें एक साथ हासिल करने वाला व्यक्ति मौत का मालिक बन जाएगा। थोड़ी देर खामोशी छाई रही, जिस दौरान जेनोफिलियस खिड़की के बाहर देखते रहे। आसमान में सूरज ढल रहा था। लूना के पास जल्दी ही पर्याप्त मछलियां हो जानी चाहिए, उन्होंने धीरे से कहा। मौत का मालिक से आपका क्या मतलब है? रॉन बोला। मालिक, जेनोफिलियस ने उसकी बात पर अपना हाथ लहराते हुए कहा। विजेता, स्वामी, तुम इसे चाहे जो नाम दे सको। लेकिन क्या आपका मतलब है? हरमाइनी ने धीरे से कहा। और हैरी जान गया कि वह अपने शक को प्रकट नहीं करना चाहती थी। आपको यकीन है कि ये वस्तुएं, ये तोहफे इस दुनिया में सचमुच मौजूद हैं? जेनोफिलियस ने अपनी भौहें एक बार फिर उठाईं। जाहिर है, हाँ। लेकिन, हरमाइनी ने कहा और हैरी को उसका संयम टूटता सा महसूस हुआ। मिस्टर लवगुड, आप यह कैसे कह सकते हैं? लूना ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है लड़की, जेनोफिलियस ने कहा। मुझे लगता है कि तुम में बुद्धि तो है, लेकिन बहुत सीमित है, संकीर्ण, दिमाग बंद है। शायद तुम्हें वो हैट पहननी चाहिए, हरमाइनी। रॉन ने उस बदसूरत मुकुट की तरफ सिर हिलाया। उसकी आवाज कांप रही थी, जिससे साफ लग रहा था कि वो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था।
मिस्टर लवगुड, हरमाइनी ने दोबारा कहा, हम सभी जानते हैं कि अदृश्य चोगे जैसी चीज तो है, वे दुर्लभ है, लेकिन दुनिया में है। लेकिन तीसरा तोहफा सच्चा अदृश्य चोगा है मिस ग्रेंजर। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह कोई यात्री चोगा नहीं है जिस पर विभ्रम या चकाचौंध सम्मोहन किया गया हो। यह अर्ध पारदर्शी बालों से बना चोगा भी नहीं है जो किसी को शुरू में तो छिपा लेता है, लेकिन कई साल बाद धुंधला हो जाता है और फिर बेअसर हो जाता है। हम ऐसे चोगे के बारे में बात कर रहे हैं जो उसे ओढ़ने वाले को पूरी तरह अदृश्य बना देता है और अनंत काल तक ऐसा करता है। इस पर चाहे जितने मंत्र मारे जाएं, यह उस व्यक्ति को छिपाए रखता है। तुमने ऐसे कितने चोगे देखे हैं मिस ग्रेंजर? हरमाइनी ने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। अब वह पहले से ज्यादा दुविधा में दिखने लगी। हरमाइनी, हैरी और रॉन ने एक दूसरे को देखा। हैरी जानता था कि वे सभी एक ही बात सोच रहे थे। जेनोफिलियस ने जिस तरह के चोगे का वर्णन किया था, ठीक उसी तरह का एक चोगा इस समय उसके पास था। देखो, जेनोफिलियस ने कहा, जैसे वे उन लोगों को किसी तार्किक बहस में हरा चुके हों। तुम में से किसी ने भी कभी कोई ऐसी चीज नहीं देखी है। इसका मालिक बहुत अमीर होगा, है ना? जेनोफिलियस एक बार फिर खिड़की के बाहर देखने लगे। आसमान में अब गुलाबी रंग की हल्की चमक थी। ठीक है, हरमाइनी ने विचलित होते हुए कहा, मान ले कि अदृश्य चोगा होता है, लेकिन पत्थर मिस्टर लवगुड, जिसे आप पुनर्जीवन पत्थर कहते हैं, इसके बारे में क्या? यह असली कैसे हो सकता है? साबित करो कि यह असली नहीं है, जेनोफिलियस ने कहा। हरमाइनी ताव में आ गई। लेकिन मुझे अफसोस है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। मैं यह कैसे साबित कर सकती हूँ कि इसका अस्तित्व नहीं है? क्या आप ये उम्मीद करते कि मैं दुनिया के सारे पत्थरों की जांच करूंगी? मेरा मतलब है, इस तरह तो आप किसी भी बात को सच मान सकते हैं। अगर किसी चीज के असली होने का आधार सिर्फ इतना ही हो कि इसे झूठ साबित नहीं किया जा सकता है, तब तो फिर कोई भी कैसा भी दावा कर सकता है। हाँ, कैसा भी दावा किया जा सकता है, जेनोफिलियस ने कहा। मुझे देखकर खुशी हुई कि तुम्हारा दिमाग अब थोड़ा खुल रहा है। हरमाइनी के गुस्से भरे जवाब के आने से पहले ही हैरी जल्दी से बोल पड़ा। अजय छड़ी, आपको लगता है कि यह भी दुनिया में मौजूद है? ओह, इस मामले में तो बहुत सारे सबूत हैं, जेनोफिलियस ने कहा। तीनों तोहफों में अजय छड़ी का पता सबसे आसानी से चल जाता है। एक मालिक से दूसरे मालिक तक पहुंचने का इसका तरीका अजीब है। यानी यानी अगर कोई इस छड़ी का सच्चा मालिक बनना चाहता है तो उसे पुराने मालिक से छड़ी शक्ति से छीननी पड़ती है, जेनोफिलियस ने कहा। निश्चित रूप से तुमने सुना होगा कि दुष्ट एमरिक को मारने के बाद यह छड़ी बड़बोले एबगर्ड के पास कैसे पहुंची। जिस तरह गोडलॉट अपनी कोठरी में मरा जब उसके बेटे हेरवर्ड ने छड़ी उससे ले ली। भयंकर लोक्सियस के बारे में, जिसने बार्नाबस डेवरिल को मारने के बाद उससे छड़ी छीन ली। अजय छड़ी का खून भरा सफर जादूगरों के इतिहास के पन्नों में बिखरा हुआ है। हैरी ने हरमाइनी पर निगाह डाली। वो जेनोफिलियस को त्योरियां चढ़ाकर देख रही थी, लेकिन उसने उनकी बात का विरोध नहीं किया। रॉन ने पूछा, तो आपको क्या लगता है अजय छड़ी इस वक्त कहाँ होगी? कौन जाने, जेनोफिलियस ने एक बार फिर खिड़की से बाहर निगाह डालते हुए कहा। कौन जाने अजय छड़ी कहाँ छिपी है। आर्कस और लिवियस के बाद इसका सुराग गायब हो गया। कौन जाने उनमें से किसने लोक्सियस को हराकर उससे छड़ी ली थी, और कौन जाने उन्हें किसने हराया होगा। दुर्भाग्य से इतिहास में हमें यह जानकारी नहीं मिलती है। थोड़ी देर खामोशी छाई रही। आखिरकार हरमाइनी ने पूछा, मिस्टर लवगुड, क्या मौत के तोहफों से पेवरल परिवार का कोई संबंध है? जेनोफिलियस सदमे में दिखने लगे। इसी वक्त हैरी को कोई चीज याद आई, हालांकि पूरी तरह याद नहीं आई। पेवरल, उसने ये नाम पहले कहीं सुना था। तो तुम मुझे गुमराह कर रही थी, लड़की, जेनोफिलियस ने कहा, जो अपनी कुर्सी पर ज्यादा सीधे बैठकर हरमाइनी को देख रहे थे। मुझे लगा था कि तुम लोग तोहफों की खोज में नए हो, लेकिन तुम तो बहुत कुछ जानते हो। हम में से कई खोजियों को यकीन है कि पेवरल परिवार का मौत के तोहफे से पूरा पूरा संबंध है। पेवरल परिवार कहाँ है? रॉन ने पूछा। यह नाम गॉड्रिक्स हॉलो में कब्र के पत्थर पर लिखा था, जिसके नीचे यह निशान बना था, एक नोटिस पेवरल। बिल्कुल, जेनोफिलियस ने समझाने के अंदाज में उंगली उठाते हुए कहा। इग्नोटस की कब्र पर मौत के तोहफों का निशान निर्णायक सबूत है। किस बात का? रॉन ने पूछा। किस बात का? इस बात का कि कहानी के तीनों भाई दरअसल पेवरल भाई थे, एंटियोक, कैडमस और इग्नोटस। वे मौत के तोहफों के पहले मालिक थे। खिड़की पर एक और नजर डालने के बाद जेनोफिलियस उठे और ट्रे लेकर घुमावदार सीढ़ियों की ओर चल दिए। तुम लोग डिनर करोगे? उन्होंने दोबारा नीचे जाते हुए पूछा। हमारे यहाँ आने वाला हर व्यक्ति हमसे मछलियों के सूप की विधि पूछता है। शायद सेंट मंगोस अस्पताल के विष प्रकोष्ठ में दिखाने के लिए, रॉन ने दबे स्वर में कहा।
हैरी ने कुछ कहने से पहले तब तक इंतजार किया जब तक उसे नीचे किचन में ज़ेनोफिलियस के चलने फिरने की आवाजें नहीं आने लगी। उसने हरमाइनी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है? ओह हैरी, उसने थके अंदाज में कहा, यह बकवास का पुलिंदा है। प्रतीक का असली मतलब यह नहीं हो सकता। उसके बारे में इस आदमी का नजरिया अजीबोगरीब है। हमने खामखा अपना समय बर्बाद किया। मुझे लगता है कि इसी आदमी ने हमें क्रम्पल हॉर्न स्नोरकैक का काल्पनिक विचार दिया है, रॉन बोला। तो तुम्हें भी इस बात पर यकीन नहीं है? हैरी ने रॉन से पूछा। रॉन बोला, नहीं है। यह कहानी तो बच्चों को नैतिक शिक्षा देने के लिए है ना। मुश्किल की तलाश में मत जाओ, लड़ाई झगड़े मत करो, फटे में टांग मत अड़ाओ, विनम्र रहो, अपने काम से काम रखो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी जिंदगी अच्छे से गुजर जाएगी। जरा सोचो, रॉन ने आगे कहा। शायद इसी वजह से एल्डर वृक्ष की छड़ियों को बदकिस्मत माना जाता है। तुम ये क्या बोल रहे हो? एक अंधविश्वास है ना? मई में पैदा जादूगरनियों की शादी मगलुओं से होगी। शाम के धुंधलके में किया जादू आधी रात तक खत्म हो जाएगा। एल्डर वृक्ष की छड़ी होगी तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। तुमने इन बातों को सुना होगा। मेरी मम्मी को ऐसी बहुत सी कहावतें आती हैं। हैरी और मैं मगलुओं के बीच बड़े हुए हैं, हरमाइनी ने उसे याद दिलाया। हमें अलग अंधविश्वास सिखाए गए हैं। उसने गहरी आ भरी और थोड़ी कसैली गंध किचन से उड़कर ऊपर तक आई। जेनोफिलियस से हरमाइनी के नाराज होने का इकलौता फायदा यह हुआ था कि इससे वह भूल गई थी कि वह रॉन से बातचीत नहीं कर रही थी। मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे हो, उसने रॉन से कहा। यह सिर्फ नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी है। वैसे यह स्पष्ट है कि सबसे अच्छा तोहफा कौन सा है। तुम कौन सा चुनोगे? तीनों एक साथ बोल पड़े। हरमाइनी ने कहा चोगा, रॉन बोला छड़ी और हैरी ने कहा पत्थर। तीनों ने थोड़ी हैरानी और थोड़ी दिलचस्पी के साथ एक दूसरे को देखा। रॉन ने हरमाइनी से कहा, चोगा वैसे तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास छड़ी होगी तो आपको अदृश्य होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अजय छड़ी हरमाइनी। हमारे पास अदृश्य चोगा पहले से ही है, हैरी ने कहा, और अगर तुमने ध्यान दिया हो तो इसने हमारी बहुत मदद की है, हरमाइनी बोली। जबकि यह तय है कि छड़ी अपने साथ बहुत सी परेशानियां भी लाएगी। वह तो सिर्फ तभी होगा जब आप इसके बारे में डींगे ना हाके, रॉन ने तर्क दिया। जब आप इसे बचकाने ढंग से अपने सिर के ऊपर घुमाकर नाचेंगे गाएंगे। मेरे पास छड़ी है, अगर दम है तो मुझसे लड़कर दिखाओ। अगर कोई व्यक्ति अपना मुंह बंद रखे। हाँ, लेकिन क्या कोई अपना मुंह बंद रख सकता है? हरमाइनी ने संदेह से कहा। देखो, इस आदमी ने हमें जो इकलौती सच्ची बात बताई है वह यह है कि सैकड़ों सालों से अतिरिक्त शक्तिशाली छड़ियों के बारे में कहानियां फैली हुई हैं। सचमुच? हैरी ने पूछा। हरमाइनी चिढ़ गई। उसके चेहरे का यह भाव इतना जाना पहचाना था कि हैरी और रॉन एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मौत की छड़ी, किस्मत की छड़ी, वे सदियों से अलग अलग नामों से मशहूर हैं। आमतौर पर वो किसी शैतान जादूगर के पास होती हैं जो इनके बारे में ढींगे हाँकता है। प्रोफेसर बिन्स ने उनमें से कुछ का जिक्र किया है, लेकिन ये सब बकवास है। छड़ियां उतनी ही शक्तिशाली होती हैं जितना कि उनका इस्तेमाल करने वाला जादूगर होते हैं। कुछ जादूगर बस ये ढींग हाँकना पसंद करते हैं कि उनकी छड़ी बाकी लोगों की छड़ियों से ज्यादा शक्तिशाली और बेहतर है, हैरी ने कहा। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ये छड़ियां, मौत की छड़ी और किस्मत की छड़ी, एक ही छड़ी नहीं है जो अलग अलग नामों से सदियों से प्रकट होती आ रही हैं? क्या? और वे सभी दरअसल एल्डर वृक्ष से बनी छड़ी हैं जिसे मौत ने बनाया था, रॉन ने कहा। हैरी हंसा। उसके मन में अभी अभी जो विचार आया था वह मूर्खतापूर्ण था। उसे खुद को याद दिलाना पड़ा कि उसकी छड़ी एल्डर वृक्ष की नहीं, हॉली की थी, और उसे ओलिवेंडर ने बताया था, चाहे इसने उस रात को जो भी चमत्कार किया हो जब वोल्डेमॉर्ट ने आसमान में उसका पीछा किया था। इसके अलावा अगर वो अजय होती तो टूट कैसे सकती थी? तो तुम पत्थर क्यों लेना चाहते हो? रॉन ने उससे पूछा। देखो, अगर हम मुर्दा लोगों को वापस बुला सकेंगे तो सीरियस, बावरन एंड डम्बलडोर, मेरे माता पिता हमारे पास लौट आएंगे। रॉन और हरमाइनी मुस्कुराए तक नहीं। लेकिन बीटल के अनुसार वे लौटकर नहीं आना चाहेंगे, है ना? हैरी ने अभी अभी सुनी कहानी के बारे में सोचते हुए कहा। मुझे नहीं लगता है कि मुर्दों को दोबारा जिंदा कर सकने वाले पत्थर के बारे में इतिहास में बहुत से प्रसंग होंगे, है ना? उसने हरमाइनी से पूछा। नहीं, हरमाइनी ने दुखी आवाज में कहा। मुझे नहीं लगता कि मिस्टर लवगुड के अलावा कोई इतना मूर्ख हो सकता है कि इसे संभव मान ले। बीडल ने शायद यह विचार पारस पत्थर से लिया है, अमर बनाने वाले पत्थर के बजाय मुर्दे को जिंदा करने वाला पत्थर। किचन से आती बदबू अब ज्यादा तीखी हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी का अंडरवियर जल रहा हो। हैरी ने सोचा कि जेनोफिलियस जो भी पका रहे थे, क्या उसका मन रखने के लिए उसे थोड़ा बहुत खाया जा सकता है? और चोगी के बारे में? रॉन ने धीरे से कहा। क्या तुम्हें एहसास नहीं है? उन्होंने सही कहा है।
मैं हैरी के चोगे का आदी हो चुका हूँ और मैंने इसके बारे में कभी ठीक से नहीं सोचा, लेकिन यह कमाल का है। मैंने कभी हैरी के चोगे जैसे दूसरे चोगे के बारे में नहीं सुना। इसमें कोई कमी या दोष नहीं है, हम इसके नीचे कभी पकड़े नहीं गए। जाहिर है रॉन, जब हम इसके नीचे होते हो तो अदृश्य होते हैं, लेकिन उन्होंने बाकी चोगों के बारे में बिल्कुल सच कहा है, और वे भी कोई बहुत सस्ते नहीं मिलते हैं। मुझे यह पहले कभी लगा ही नहीं था, लेकिन मैंने सुना है कि पुराने होने पर ऐसे चोगों का सम्मोहन खत्म हो जाता है और मंत्रों के कारण उनमें छेद हो जाते हैं। हैरी का चोगा पहले इसके डैडी के पास था। यह बहुत पुराना है, लेकिन आदर्श है। हाँ ठीक है, लेकिन रॉन, पत्थर। जब वे फुसफुसाकर बहस कर रहे थे तो हैरी कमरे में घूमने लगा। उनकी बातों पर वह आधा अधूरा ध्यान दे रहा था। घुमावदार सीढ़ियों पर पहुंचकर उसने यूं ही ऊपर वाली मंजिल की तरफ देखा। उसका ध्यान एकाएक भटक गया। ऊपर वाले कमरे की छत पर उसे अपना चेहरा नजर आया। एक पल चकराने के बाद उसे एहसास हुआ कि वहां आईना नहीं बल्कि तस्वीर लगी थी। उत्सुकतावश वह सीढ़ियां चढ़ने लगा। हैरी, तुम क्या कर रहे हो? मुझे नहीं लगता कि उनके न रहने पर तुम्हें इस तरह इधर उधर तामझाम करनी चाहिए। लेकिन तब तक हैरी अगली मंजिल पर पहुंच चुका था। लूना ने अपने बेडरूम की छत को 5 चेहरों की सुंदर तस्वीर में सजाया था। हैरी, रॉन, हर्माइनी, जिनी और नेविल। वे लोग हॉगवर्ट्स की तस्वीरों की तरह हिल नहीं रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जादुई से लग रहे थे। हैरी को लगा जैसे वे सांस ले सकते हों। तस्वीरों के चारों ओर सुनहरी जंजीरों जैसी चीजें नजर आ रही थीं, जो उन्हें साथ जोड़े थी। लेकिन एक आध मिनट तक उन्हें देखने के बाद हैरी को एहसास हुआ कि जंजीरें दरअसल एक शब्द थीं, जिसे सुनहरी स्याही में 1000 बार लिखा गया था, दोस्त, दोस्त, दोस्त। हैरी के मन में लूना के प्रति असीम प्रेम उमड़ आया। उसने कमरे में चारों तरफ देखा। पलंग के पास एक बड़ा फोटो रखा था। उसमें लूना एक महिला के गले लगी हुई थी, जिसकी शक्ल लूना से काफी मिलती थी। इस तस्वीर में लूना का हुलिया जितना अच्छा था, उतना हैरी ने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। फोटो पर धूल जमी थी। यह बात हैरी को थोड़ी अजीब लगी। उसने चारों तरफ घूरा। कुछ गड़बड़ थी। हल्के नीले गलीचे पर भी धूल की मोटी परत जमी थी। कपड़ों की अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला था, जिसमें झांकने पर उसने देखा कि इसमें कपड़े नहीं थे। बिस्तर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस पर हफ्तों से नहीं सोया हो। सबसे पास वाली खिड़की पर एक बड़ा जाला लगा हुआ था, जिसमें से लाल आसमान दिख रहा था। जब हैरी सीढ़ियों से उतरा तो उसका चेहरा देखकर हरमाइनी ने पूछा, क्या गड़बड़ है? लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही जेनोफिलियस किचन से सीढ़ियों के ऊपर आ गए। वे एक ट्रे में प्याले रखकर लाए थे। मिस्टर लवकुड, हैरी ने कहा, लूना कहाँ है? क्या? लूना कहाँ है? जेनोफिलियस सबसे ऊपर की सीढ़ी पर रुक गए। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, वो नीचे पुल पर मछली पकड़ने गई है। तो फिर आप ट्रे में 4 प्याले ही क्यों लाए हैं? जेनोफिलियस ने बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। इस वक्त सिर्फ प्रिंटिंग मशीन की आवाज ही सुनाई दे रही थी, और ट्रे की खनखन भी, क्योंकि जेनोफिलियस के हाथ कांपने लगे थे। मुझे नहीं लगता कि लूना कई सप्ताह से यहाँ है, हैरी ने कहा। उसके कपड़े भी नहीं है, वो अपने पलंग पर हफ्तों से सोई भी नहीं है। वह है कहाँ, और आप बार बार खिड़की से बाहर क्यों देख रहे थे? जेनोफिलियस के हाथ से ट्रे छूट गई। प्याले उछले और टूट गए। हैरी, रॉन और हर्माइनी ने अपनी छड़ियां निकाल ली। जेनोफिलियस मूर्ति की तरह स्थिर खड़े रहे, हालांकि उनका हाथ अपनी जेब में जाने ही वाला था। उसी पल प्रिंटिंग मशीन ने जोरदार आवाज की और क्विबलर पत्रिका के बहुत से अंक टेबल क्लॉथ के नीचे से फर्श पर बिखर गए। प्रिंटिंग मशीन आखिरकार खामोश हो गई। हरमाइनी ने नीचे झुककर एक पत्रिका उठाई, हालांकि वह अब भी अपनी छड़ी मिस्टर लवगुड की तरफ ताने थी। देखो, इसकी तरफ देखो। अटाले के बीच से हैरी उसके पास जितनी जल्दी पहुंच सकता था, पहुंच गया। क्विबलर के कवर पर हैरी की तस्वीर छपी थी। तस्वीर पर अवांछित क्रमांक 1 लिखा था और उसके नीचे घोषित पुरस्कार राशि भी लिखी थी। तो क्विबलर बदल गया है? हैरी ने ठंडेपन से पूछा, और उसका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था। तो आप बगीचे में यही करने गए थे मिस्टर लवगुड? उल्लू भेजकर मंत्रालय को खबर भेज रहे थे? जेनोफिलियस ने अपने होठों पर जीभ फेरी। वे मेरी लूना को पकड़कर ले गए, उसने फुसफुसाकर कहा, क्योंकि मैं उनके खिलाफ लिख रहा था। वे मेरी लूना को पकड़कर ले गए और मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है या उन्होंने उसके साथ कैसा सलूक किया है, लेकिन वे उसे लौटा देंगे अगर मैं हैरी को पकड़वा दूं? हरमाइनी ने उसकी बात पूरी की। बिल्कुल नहीं, रॉन ने सपाट अंदाज में कहा। रास्ते से हट जाओ, हम जा रहे हैं। जेनोफिलियस को काटो तो खून नहीं था। वह 100 साल बूढ़ा दिख रहा था और उसके होंठ भयंकर मुस्कान में फैल गए। वे लोग किसी भी पल यहाँ आ सकते हैं। मुझे लूना को बचाना है। मैं उसे खो नहीं सकता। मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा।
वो सीढ़ियों के सामने हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। हैरी को अचानक याद आ गया कि उसकी माँ ने भी उसके पालने के सामने यही किया था। ऐसा कुछ न करे जिससे हमें आपको चोट पहुंचाना पड़े, हैरी ने कहा। रास्ते से हट जाए मिस्टर लवगुड। हैरी! हरमाइनी चिल्लाई। झाड़ू पर सवार दो आकृतियां खिड़कियों के पास से उड़ती हुई निकली। उन तीनों का ध्यान हटते ही जेनोफिलियस ने अपनी छड़ी निकाल ली। हैरी को समय रहते अपनी गलती का एहसास हो गया। वो एक तरफ हो गया और उसने रॉन तथा हरमाइनी को भी दूर कर दिया। जब जेनोफिलियस का स्तब्धीकरण मंत्र कमरे में उड़ा और महाविस्फोटक सिंह से टकराया। जोरदार विस्फोट हुआ। कमरा जैसे ढह सा गया। लकड़ी, कागज और मलबा हर दिशा में उड़ने लगे। हर तरफ सफेद धूल के मोटे मोटे बादल तैर रहे थे। हैरी हवा में उड़कर फर्श पर गिर गया। गिरे हुए मलबे के कारण वो कुछ देख नहीं सकता था। उसने अपने सिर पर हाथ रख लिए। तभी उसने हरमाइनी की चीख और रॉन के चिल्लाने की आवाज सुनी। फिर उसे एक के बाद एक धातु के धमाकों की आवाज आई, जिससे उसे पता चल गया कि जेनोफिलियस भी घुमावदार सीढ़ियों पर नीचे की तरफ गिर गया था। मलबे में आधे दफन हैरी ने उठने की कोशिश की। धूल के कारण वह बमुश्किल सांस ले पा रहा था और देख पा रहा था। आधी छत गिर गई थी और छेद में से लूना के पलंग का सिरा नजर आ रहा था। चंद्रिका चीलघात की अर्ध प्रतिमा उसके करीब पड़ी थी और अब उसका आधा चेहरा गायब था। फटे चंपत्र के टुकड़े हवा में उड़ रहे थे और प्रिंटिंग मशीन का ज्यादातर हिस्सा भी अपनी जगह से हट गया था, जिससे किचन की तरफ जाने वाली सीढ़ियों का ऊपरी हिस्सा बंद हो गया था। एक सफेद आकृति हैरी के करीब आई। वो मूर्ति की तरह धूल में लिपटी हुई थी और उसकी उंगली होठों पर थी। नीचे दरवाजा टूटने की आवाज आई। मैंने तुमसे कहा था ना ट्रेवर्स, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, एक रूखी आवाज आई। मैंने तुमसे कहा था ना कि यह पागल हमेशा की तरह बकवास कर रहा होगा। एक धमाका हुआ और जेनोफिलियस की दर्द भरी चीख सुनाई दी। नहीं, नहीं, ऊपर की मंजिल पर पॉटर। लवगुड, मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते ही बताया था, हम पक्की जानकारी के अलावा किसी चीज के लिए नहीं लौटेंगे। पिछले हफ्ते की बात याद है, जब तुमने अपनी बेटी के बदले में मूर्खतापूर्ण मुकुट देने का प्रस्ताव रखा था? और उसके एक हफ्ते पहले एक और धमाका, एक और चीख, जब तुमने सोचा था कि हम उसे लौटा देंगे अगर तुम हमें इस बात का सबूत दे सकोगे कि क्रम्पल धमाका, हेडेड धमाका, स्नोरकैक क्या होते हैं। नहीं, नहीं, मैं रहम की भीख मांगता हूँ, जेनोफिलियस सुबकते हुए बोला। यह सचमुच पॉटर है, सचमुच। और अब यह नजर आता है कि तुमने हमें यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया है ताकि तुम अपने घर के साथ हमें भी उड़ा सको। प्राणभक्षी गर्जा और कई धमाकों की आवाज आई, जिस दौरान जेनोफिलियस दर्द से चीखता चिल्लाता रहा। सेल्विन, इस जगह को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये गिरने वाली है। दूसरी ठंडी आवाज टूटी सीढ़ियों से गूंजती हुई ऊपर पहुंची। ऊपर का रास्ता पूरी तरह से बंद है। मलबा साफ करने की कोशिश करें, कहीं पूरा मकान ही न गिर जाए। झूठे कहीं के, सेल्विन नाम का जादूगर चिल्लाया। तुमने अपनी जिंदगी में पॉटर को कभी देखा भी नहीं होगा, है ना? सोचा होगा तुम हमें यहाँ लालच देकर बुलाओगे और धोखे से मार डालोगे, है ना? तुम्हें क्या लगता है इस तरह तुम्हें अपनी बेटी वापस मिल जाएगी? मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, पॉटर ऊपर की मंजिल पर ही है। मानव प्रकट हो, सीढ़ियों के नीचे से आवाज आई। हैरी ने हरमाइनी की आह सुनी। उसे यह अजीब एहसास हुआ कि कोई चीज उस पर झुक रही है और उसके शरीर से टकरा रही है। कोई सचमुच ऊपर है सेल्विन, दूसरे आदमी ने तीखी आवाज में कहा। मैं कब से कह रहा हूँ, वह पॉटर है, वह पॉटर है, जेनोफिलियस ने सुबकते हुए कहा। प्लीज, प्लीज मुझे लूना दे दे, बस मेरी लूना दे दो। तुम्हें अपनी बेटी वापस मिल जाएगी लवगुड, सेल्विन ने कहा, अगर तुम उन सीढ़ियों से ऊपर जाकर हैरी पॉटर को लाकर दे दो। लेकिन अगर यह कोई साजिश हुई, कोई चाल हुई, अगर तुम्हारा कोई साथी ऊपर हम पर हमला करने के लिए घात लगाए बैठा हुआ, तो हम तुम्हारी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और थोड़े से टुकड़े तुम्हें दफनाने के लिए दे देंगे। जेनोफिलियस ने डर और हताशा भरी चीख निकाली। खरोचने और हटाने की आवाजें आईं। जेनोफिलियस सीढ़ियों के मलबे में से निकलकर ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। चलो, हैरी फुसफुसाया, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। वो उस शोर के बीच से बाहर निकलने लगा जो जेनोफिलियस सीढ़ियों पर कर रहा था। रॉन सबसे गहराई में दफन था। हैरी और हरमाइनी ने बिना आवाज किए उसके ऊपर का मलबा हटाया और उसके पैरों पर गिरी भारी अलमारी को हटाने की कोशिश की। जब जेनोफिलियस के धमाकों और खरोचने की आवाजें करीब आईं, तो हरमाइनी ने वायु विचरण मंत्र का इस्तेमाल करके रॉन को आजाद कर दिया। ठीक है, हरमाइनी फुसफुसाई, जब सीढ़ियों के रास्ते को रोकने वाली टूटी प्रिंटिंग मशीन कांपने लगी। जेनोफिलियस अब उनसे बस कुछ ही फुट दूर था। हरमाइनी अब भी धूल के कारण सफेद थी। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है हैरी? हैरी ने सिर हिलाया। तो फिर ठीक है, हरमाइनी फुसफुसाई, मुझे अदृश्य चोगा दे दो और रॉन तुम इसे पहन लो।
लेकिन हैरी। रॉन प्लीज, हैरी मेरा हाथ कसकर पकड़ लो, और रॉन तुम मेरा कंधा पकड़ लो। हैरी ने अपना बायां हाथ बढ़ाया। रॉन चौके के नीचे घुसकर अदृश्य हो गया। सीढ़ियों का रास्ता रोकने वाली प्रिंटिंग मशीन कांप रही थी। जेनोफिलियस वायु विचरण मंत्र का इस्तेमाल करके उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। हैरी नहीं जानता था कि हरमाइनी किस चीज का इंतजार कर रही थी। कसकर पकड़ना, वह फुसफुसाई। कसकर पकड़ना, किसी भी पल। जेनोफिलियस का कागज जैसा सफेद चेहरा साइन बोर्ड के ऊपर नजर आया। विस्मृतो, हरमाइनी उसके चेहरे की तरफ अपनी छड़ी करके चिल्लाई। फिर अपने नीचे के फर्श पर छड़ी तान कर बोली, भूतल प्रहारम। उसने सीटिंग रूम की छत में छेद कर दिया। वे चट्टानों की तरह गिरे। अपनी जान बचाने की खातिर हैरी अब भी हरमाइनी का हाथ थामे हुए था। नीचे से एक चीख सुनाई दी और उसने दो लोगों को रास्ते से हटते देखा। जब टूटी छत से उन पर ढेर सारे मलबे और टूटे फर्नीचर की बारिश होने लगी। तभी हरमाइनी अंतर्ध्यान होने के लिए हवा में ही घूम गई और अंधेरे में खोते समय हैरी के कानों में ढहते मकान की आवाज गूंजने लगी।